गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्वामी फंड। तो गवर्नमेंट का जो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इससे जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था सीसीआई रिवाली पार्क में, मुंबई में, उससे गवर्नमेंट ने जो है इस फंड के थ्रू जो है वो अपना एग्जिट कर लिया है। अब वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बोरीवली मुंबई में ये एक प्रोजेक्ट था, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वामी फंड के थ्रू जो है इसमें इसकी फंडिंग कर रही थी, इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर वट एवर रीज़न जो है वो इसमें से एग्जिट कर लिया है। ठीक है, तो स्वामी फंड है क्या? नवंबर 2019 में बनाया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रेजिडेंशियल या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं लेकिन वो रेरा अप्रूव्ड हैं, और मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के जो मिड इनकम कैटेगरी के लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनकी फंडिंग के लिए ये स्वामी फंड बनाया गया था। और ये कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसको सेबी के साथ रजिस्टर किया हुआ है। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है इस फंड को? एसबीआई कैप वेंचर्स, जो कि एसबीआई की ही एक जो है सब्सिडरी है। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस फंड को? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है सेक्रेटरी होते हैं उसमें, वो इसको फंड को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये फंड है। और इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा तो ली जाती है फंडिंग, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसके अंदर जो है वो भी इसके अंदर फंडिंग डालते हैं, ताकि जो मिड इनकम कैटेगरी के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की जा सके। तो इस फंड ने अब देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये उनको वायबल नहीं लगा, तो उन्होंने इस जो प्रोजेक्ट से जो है वो इस फंड ने एग्जिट कर लिया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, स्वामी फंड. So you may have already read about it, that there is a Swami fund, that is a special window for affordable and mid-income housing. So it was uh, approved by the Union Cabinet in 2019, and it is under the Ministry of Finance. So this fund is basically aimed to utilize money to kickstart all those projects which have been stalled, and they are mid-income category housing projects. They are approved by RERA. To give funding to such projects, so that mid income category people can realize their goal of having a house. So to for that, the government created this fund and funded these such projects. So the first project was announced in Mumbai, that is the CCI Rivali Park project, and the government decided to fund this project. But now it has decided that this project is not viable for whatever reason, and it has decided to withdraw from this particular project. Okay, so about this Swami fund, it is a category 2 alternate investment fund, which is registered with our SEBI, of course, and it is managed by the SBI Cap Ventures, which is a wholly owned subsidiary of SBI. And thus, who is the sponsor of this fund? The Secretary of Department of Economic Affairs, that is under the Ministry of Finance. They have been sponsoring this fund, and this fund aims to garner investments from both the government as well as the private entities. Okay, so now let us see the next topic, which is International Year of Fruits and Vegetables. तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को जो एड्रेस किया है, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। तो अब ये 2021 जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जिसको यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। तो ये साल जो है ये आपके यूएन डेकेड ऑफ एक्शन और न्यूट्रिशन के बीच में भी पड़ रहा है, और यूएन डेकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग के अंदर भी यही साल पड़ रहा है। ठीक है, FAO जो है वो लीड एजेंसी है जो कि इस साल को सेलिब्रेट कर रही है यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। तो कुछ फैक्ट्स रखे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। उन्होंने बोला है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर है। 12% ऑफ ग्लोबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इंडिया में ही होती है। 2019 और 20 में जो है इंडिया ने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन की है हॉर्टिकल्चर की, 320 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास की जो है वो प्रोडक्शन की है इंडिया ने। और जो है 2020 और 21 में कहा जा रहा है कि जो है 329 पॉइंट समथिंग जो है मिलियन मैट्रिक टन्स की हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में हुई है। ठीक है, सो अब ये आपका इंटरनेशनल ईयर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि हम हम अवेयरनेस क्रिएट्स कर सकें
रिगार्डिंग द रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी ताकि लोग डाइवर्सिफाइड बैलेंस्ड डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, लाइफस्टाइल अच्छा अपनाएं। फिर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में का जो है अच्छा यूज़ हो सके, उसमें लॉसेस कम हो, वरना तो क्या होता है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, अगर लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं तो इसके यूज़ को प्रमोट करने के लिए जो है ये अवेयरनेस का ये साल मनाया गया है। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें आपस की कंट्रीज़ या आपस की ऑर्गेनाइजेशंस शेयर करेंगी ताकि जो है इसको एक तरह से सस्टेनेबल सप्लाई चेन में डाला जा सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। So Union Agriculture Minister has addressed a national conference on International Year of Fruits and Vegetables. So this conference was organized by the Ministry of Agriculture and the FAO, that is the Food and Agriculture Organization of UN. So this year was declared as the International Year of Fruits and Vegetables by the UN General Assembly, and this year falls within the UN Decade of Action on Nutrition as well as the UN Decade of Family Farming. So FAO has been mandated as the lead agency to celebrate this year, and it is of course celebrating this year with other relevant organizations at the national as at the state as well as the international level. Okay, so during this conference, the Minister of Agriculture has highlighted certain achievements of India. Like he said that India is the second largest producer of horticulture, and it is producing about 12% of global fruit and vegetable production. This year India has during the year of 2019 and 20, India has been able to produce 320 million metric tons in horticulture, and this year we have increased the volume of production further by 9 million metric tons. That is, now we have produced almost 329 million metric tons of horticulture. So about this year of International Year of Fruits and Vegetables, it's basically giving us an opportunity to raise awareness about the importance of fruits and vegetables in human nutrition. So apart from raising awareness, it is about of course, apart from raising awareness about the importance of fruits and vegetables, we are also focusing upon promoting a diversified and balanced diet for people. If the people start consuming these fruits and vegetables, we would be able to reduce the losses because these are perishable commodities, fruits and vegetables. So if people start consuming them, they would be utilized. Otherwise they are lost because of them being perishable commodities. So during the celebration of this year, we have also seen that uh, each member state of the FAO and all the UN member states, they would be sharing best practices with each other so that we can ensure that the promotion and consumption of fruits and vegetables can be ensured, and these products become a sustainable part of our supply chains. Okay, so now let us see the next topic, which is report on health insurance in India. तो नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल जो है उनके लिए लॉन्च की है, मिडिल क्लास के लिए ऑफ कोर्स। अब ये मिसिंग मिडल जो है सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं है, ठीक है, अब इसमें पुअर लोग भी जो है वो कवर हैं और जो मिडिल क्लास है ऑफ कोर्स वो भी कवर किए गए हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो इसमें इन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उससे जो बॉटम 50% के जो लोग हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कवर तो हमने दिया है, उसमें से 20% जो लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह की हमने हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, लेकिन जो 30% पॉपुलेशन है जिनको हम मिसिंग मिडल कह रहे हैं, उनको अभी तक इसके बेनिफिट्स जो है ठीक से नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप ऐसा करो, एक नीति आयोग के सजेशन है ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट में कि आप लो कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आओ मिसिंग मिडल के लिए। ठीक है, तो अब इस मिसिंग मिडल में मिडिल क्लास भी आ जाता है या फिर लोअर मिडिल क्लास भी आ जाता है और पुअर लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स बॉटम 20% में तो ज़्यादा पुअर लोग आएंगे, बट आप लगा सकते हो कि पुअर प्लस लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, सो अब इसमें उन्होंने बोला कि मिडिल सेगमेंट को कवर करने के लिए आपको जो है
लो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उनके पास लो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, तो आपको लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स जो कि इंडस्ट्री वाइड जो हैं आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले भी और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स भी, उनको कंसल्टेशंस करनी पड़ेंगी ताकि हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस ला सकें, ताकि जो लोग हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको अपनी जो है लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें, लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। रिपोर्ट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। सो रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द topic of health insurance, and they have specifically focused on health insurance for India's missing middle. So this missing middle is basically a category of people who are who belong to the middle class or to the lower middle class category. So who are covered in the Ayushman Bharat Yojana, but still they have not been able to take the benefit of this particular scheme. Okay, so this report is saying that Ayushman Bharat scheme has provided comprehensive hospitalization cover to bottom 50% of the population, and 20% of the population is covered through social health insurance and private voluntary health insurance. But the 30% of this 50% population, rather the total is 50%, and 20% of them have been covered in some of the other insurance scheme, but 30% of the people are devoid of health insurance. Okay, so that's why they have called this particular category of people as missing middle. So the report has suggested that we need a low cost comprehensive health insurance product so that we can accommodate these people in health insurance sector. This report is saying that apart from the government, the industry or the insurance industry also needs to realize that we need to take broader consultations and come forward with a customized solution for these missing middle section of our society. Okay, so this is basically a report focusing on how we can increase the social safety net of health insurance in our population. Okay, so now let us see the next topic, which is registration of a पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पंजाब के पुराने चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने बोला कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जिसको भी पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को विद इन 30 डेज के अंदर, कि जब वो उस पार्टी को बनाते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और जो है जो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की हुई हैं सेक्शन 29A ऑफ RPA एक्ट जो है 1951 का, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। और आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसी के अंडर कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है फिर कि एप्लीकेंट को कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी का जो नेम है उसको 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स में और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में जो है आप उसको पब्लिश करो। और उनको 2 दिन का ये भी टाइम दिया जाता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है कुछ सब्जेक्ट आपकी एप्लीकेशन में, तो आप उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो या उसको आप जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर जो है जो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है पार्टी की, उस 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जब आपने पार्टी का जो नाम आपने प्रपोज किया है, जो पार्टी आपने रजिस्टर करानी है, उसके बेसिस पर जो है इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को रजिस्टर करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। So you know that former Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has decided that he will be forming a new political party and he will fight the next state assembly elections. So how a political party is registered in India? So there is a procedure in which once you decide that we have this political party, you have 30 days to apply with the election commission, and within the 30 days of the formation of your political party, you have to apply for the registration of this political party. And the election commission has powers under the article 324 of the constitution, as well as the section 29A of the representation of people's act. So you may be knowing that a new political party or registration of political parties are governed by the provisions of section 29A of the representation of people's act. So after this application, so the
election commission asks the applicant to publish the proposed name of the party in two national daily newspapers as well as in the two local daily newspapers, and they are also provided 2 days for submitting any objections or any corrections that with regards to their application which they have made within that period of 30 days in which they have formed their political party, and based upon that the political party is registered by the election commission. Okay, so now let us see the next topic, which is national formulary of India. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये नेशनल फॉर्मुलरी है क्या? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो होता है उसके अंदर इसको पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने कौन कौन सी न्यू कैटेगरी ऑफ ड्रग्स या कौन कौन सी आपने न्यू स्टैंडर्ड्स रखे हैं, वो टाइम टू टाइम जो है इसको पब्लिश किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, कि आपने कौन से ड्रग्स जो हैं, कौन सी जो आपकी थेरेपीज़ जो हैं, या आपके जो भी आपने मेडिकल आपके जो आप क्राइटेरिया है, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको आपके सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को या आपके डॉक्टर्स को जो इन सबको फॉलो करना पड़ता है, वो आप इस जो है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के अंदर इसको आप पब्लिश करते हो। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, सो अब जो है 6th एडिशन है, इसको जो इसमें ड्राफ्ट में जो है डाला गया है, ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, और ये 6th एडिशन है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब NFI को जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के साथ भी जो है वो लिंक किया जाता है, अलाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडियन फार्माकोपिया है क्या? जिनको नहीं समझ आया वो थोड़ा और डिटेल में देखें। तो ये एक ऐसी समझ लो बुक है जिसमें हमने स्टैंडर्ड्स मेंशन किए हैं कि किस लेवल के जो है दवाइयाँ या ड्रग्स या जिनको आप जो भी आपके जो है वो किस लेवल के किस स्टैंडर्ड पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लो जैसे कि पैरासीटामोल है, तो उसका कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना, कि इस हिसाब से ये पैरासीटामोल इंडिया में बनेगी, ये तरह की गाइडलाइंस हैं। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंशन करता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है आप अलग अलग थेरेपीज़ भी जो आपको जो है वो भी मेंशन करते हो, और ड्रग्स अब जैसे 591 तरह के ड्रग मोनोग्राफ्स उन्होंने इसके अंदर नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो मेंशन किए हैं। तो ये न्यू ड्रग्स जो बनेंगे या जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है उनको किस तरह से बना सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो इसमें मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ये आपका इंडियन फार्माकोपिया जो है वो बताता है कि जो ड्रग्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या मार्केट हो रहे हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और लीगल और ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स दोनों तरीके से बताता है कि आपके साइंटिफिकली कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए और लीगल तरीके के भी जो है क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के। और ये आपको एक तरह से प्योरिटी का भी आपको जो है वो प्योरिटी का टेस्ट, और आपके समझ लो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या आप समझ लो पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं, तो पैरासीटामोल को की आप प्योरिटी का टेस्ट, और कैसे पता लगेगा कि ये पैरासीटामोल है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स जो है अगर पूरे होते हैं तो यस दिस इज अ पैरासीटामोल। ठीक है, और उसकी प्योरिटी को जो है उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रिस्क्राइब करना जो है वो काम इंडियन फार्माकोपिया जो है उसके अंदर वो कमीशन करता है। ठीक है, अब अफगानिस्तान जो है उसने इंडिया की जो ये बुक है इंडियन फार्माकोपिया की एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड बुक है, उसको जो है वो सबसे पहली कंट्री बनी थी अफगानिस्तान। ऑफ कोर्स तब तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था लास्ट ईयर, तो अफगानिस्तान ने सबसे पहले इस बुक को जो इस इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड जो हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं और इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो एनफोर्स करती हैं कंट्री में, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन का सवाल है। ठीक है, जो कंट्री में मेडिसिन बिक रही है उसका कैसा स्टैंडर्ड रहेगा, तो उसको आपको उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट भी करना पड़ता है और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको आपको इन्फोर्स भी करना पड़ता है। ठीक है, so now let us see this topic in English. National Formulary of India. So recently Union Health Minister has launched the 6th edition of National Formulary of India. So this is basically published by the Indian Pharmacopoeia Commission, and this is an exercise to introduce new or existing drugs and their standards and guidelines as to how these products or these drug therapies or these drugs can be made in India. So these lists are updated time and again as and when the new drugs or the existing drugs need any specification. So based upon that, this National Formulary of India is updated. So this is the 6th edition in which we have updated new drugs, like 591 new drugs have been monographed, and 23 appendices have been made. 34 therapeutic categories have been mentioned here. So this is basically a standard of drugs in India. Okay, so about Indian Pharmacopoeia, it is basically a book
which the drug manufacturers have to follow. It is providing us the standards of drugs which are manufactured in India and marketed in India. So, like I was giving you an example of paracetamol. So, how would you identify this particular drug as is a paracetamol? You have you must have some standards for its identification. Like if these and these standards are fulfilled, then only this drug would be categorized as a paracetamol. Okay, and the purity of these substances must have to be would have to be followed also. Like these and if these and these standards are followed, then this product is having purity of substance, and based these standards are launched by the Indian Pharmacopoeia Commission. Okay, so these rules are very important. Okay, because these rules basically deal with the standards or qualities of drugs which are manufactured and marketed in India. That's why these standards are prescribed, and these are very authoritative in nature. They are strictly enforced in the country because it pertains to the quality control of medicines in India. So last year, I think in June or July, Afghanistan became the first country to recognize Indian pharmacopoeia. So it is basically endorsing the quality or standards of drugs which are manufactured in India. So Afghanistan, of course, the pre-Taliban Afghanistan, the democratic Afghanistan, was the first country which became which endorsed this Indian pharmacopoeia. Okay. So now let us see the next topic, which is pneumococcal polysaccharide कॉन्जुगेट वैक्सीन. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक नेशन वाइड एक्सपेंशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें ये पीसीवी की वैक्सीन जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को लगाई जाएगी. ठीक है, तो अब ये न्यूमोकॉकल इन्फेक्शंस होती क्या हैं? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं. जनरली तो ये पर्सन के नोज और जो थ्रोट में रहते हैं ये बैक्टीरिया, लेकिन जिनकी थोड़ी सी वीक इम्यून सिस्टम होता है उनके लिए ये पैथोजेनिक हो सकते हैं, और ये फिर उनकी बॉडी में फैलना शुरू करते हैं और उनको जो है निमोनिया लाइक कंडीशंस उनके लिए जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए वैक्सीन कैसे, अब ये 1% टू अनदर पर्सन जो है वो स्प्रेड होता है. ठीक है, तो अब हमें नहीं पता ना कि कौन सा पर्सन जो है उसका वीक इम्यून सिस्टम है, तो उसके लिए खतरे वाला हो सकता है. तो इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए एक वैक्सीन बनाई है, और ये वैक्सीन जो है प्रिवेंशन करती है ऐसे बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब याद रखो, निमोकोकल जो ये आपकी पॉलीसैकेराइड है, या जो ऑफकोर्स जो डिसीज का नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो वायरल डिसीज नहीं है, वो बैक्टीरियल डिसीज है. तो इस बैक्टीरियल डिसीज से बचने के लिए इस वैक्सीन को निकाला गया है, और ये भी आपको ऑफकोर्स याद होगा कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई है ये वैक्सीन भी. और जब ये वैक्सीन मिल जाती है तो आफ्टर जो है 1 to 2 डेज जो वो पर्सन ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसको किसी और को स्प्रेड नहीं कर पाता है, और इसलिए वो पर्सन आगे जब ये स्प्रेड रुक जाता है तो ये डिसीज़ का जो है वो रुक जाती है. ठीक है, तो याद रखो ये वैसे आपके नोज़ और थ्रोट में लोगों के होते हैं, मिलते हैं ये बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है उनको ये कोई बीमारी नहीं देते. लेकिन जब ये जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है उनको ये उससे बीमारी हो सकती है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine. So recently, Union Health Minister has launched a nationwide program for providing pneumococcal conjugate vaccine under the Universal Immunization Program. So this is basically a vaccine for the Streptococcus pneumonia disease, which is caused by a gram-positive bacteria. Majority of people have this type of pneumonia in their body. These bacteria live in the throat and nose of people, but generally people have average immune system, so they do not get ill. But in case this bacteria is spread from a person to another person, of course it spreads from one person to another person because it lives in the nose and throat. So if you sneeze or if you cough, then this can be transferred to another person also. So in case that person who has received this bacteria, that person has a weak immune system, that it can cause disease to this streptococcus pneumonia disease to that person. So to prevent this disease, we have made this pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine. Of course it has been made by the Serum Institute of India itself, and once the person receives this vaccine, after 1 or 2 days the person stops spreading this streptococcus pneumonia to any other person. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.